जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। वो कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे नाम में ही सब कुछ रखा है। इसमें सबसे पहले जो वर्ड हम समझेंगे दैट इज अप्रेजल्स। कि अप्रेजल्स क्या होते हैं। अप्रेजल का मतलब होता है एवैल्यूएशन, कि आप किसी चीज़ को एवैल्यूएट कर रहे हैं, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि क्या आपने वो डिसीजन करना है कि नहीं करना। तो अप्रेजल से मुराद होगा कुछ ऐसी डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हम समझ रहे होंगे, कुछ यस या नो के अंदर हम लोग आंसर समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि भाई ये काम करना है कि नहीं करना। लेकिन वो काम कौन सा है? वो है जी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं ये समझना ज़रूरी है। एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कोई काम कर रही है, कोई बिजनेस चला रही है, अब वो उसमें कुछ एडिशंस करना चाहती है, कोई नया प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हैं, कोई नई मशीनरी लेकर आना चाहते हैं, कोई नई साइड ऑफ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई नई ब्रांच शुरू करना चाहते हैं। इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी की सारी एडिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। और ये एडिशनल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो सबसे सेलिएंट फीचर है वो ये है कि ये 1 साल से ज़्यादा मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट देती हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि ये 1 साल से ज़्यादा जिनका हमें बेनिफिट होने वाला है। कुछ एसेट्स लगाने लगे हैं हम, कुछ ऐसा काम शुरू करने लगे हैं जिससे कि हमें मोर देन 1 ईयर बेनिफिट होगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ऑल इन्वेस्टमेंट्स विच हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। अच्छा, अब इस टॉपिक में जाने से पहले, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप लोग ज़रा सोचें कि फ़र्ज़ करें कि आप एक बिज़नेस चला रहे हैं और उस बिज़नेस के अंदर आपने एक नई मशीनरी इंस्टॉल करनी है। उस मशीनरी से आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और वो मशीनरी जो है वो तकरीबन 5-1 साल तक चलेगी। और वो जो मार्केट में आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उस प्रोडक्ट से आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि मुझे बताएं कि भाई ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप कैसे इसका डिसीजन लेंगे? आप ये सोचेंगे कि अच्छा यार, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की कितनी कॉस्ट होगी, इस प्रोजेक्ट से हमें बेनिफिट कितना आएगा, और उन दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे। आप सोचेंगे अच्छा, इसको मशीन को चलाने के लिए, बनाने के लिए इतनी कॉस्ट लगेगी, चलाने के लिए इतनी कॉस्ट लगेगी, मार्केटिंग पे इतना एक्सपेंस लगेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे खर्चे आपको करने पड़ेंगे। फिर ये सारा का सारा काम करने से जो चीज़ हम बेचेंगे उसकी कॉस्ट इतनी होगी, इसका हम इतना प्रॉफिट निकालेंगे। तो आप 2 चीज़ें बना लेंगे। नंबर 1 इज़ कि आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, एंड नंबर 2 इज कि आपका रेवेन्यू कितना इसमें से जनरेट हो रहा है। आप उन दोनों को कंपेयर करेंगे। आप कहेंगे कि भाई अगर तो प्रॉफिट या जो बेनिफिट उससे अराइज हो रहा है वो ज्यादा है तो यस, ये काम कर लेना चाहिए, और अगर इसका बेनिफिट नहीं है, अगर इसमें कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो फिर ये काम नहीं करना चाहिए। तो अगर तो आपको ये बात समझ आ गई है तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की समझ आ गई है, आपको पता चल गया है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होती है। हमें ये टॉपिक बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसमें छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने समझनी है, और जब आप वो समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं। लेकिन जो फिलॉसफी है इस टॉपिक की वो यही है कि आप एवेल्युएट करेंगे एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। अब वो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है उसकी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी और प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फैक्ट्री, न्यू बिजनेस, ये बात हमने की है। एक्सपेंशन ऑफ करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपके पास ऑलरेडी कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटी चल रही है और आप मशीनरी में इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड कर सकें, तो ये चीज़ होती है जी। इसके अलावा है कि जी एग्जिस्टिंग मशीनरी को रिप्लेस करना है क्योंकि आपकी करंट मशीनरी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही, या आपको नया बिजनेस अक्वायर करना है, एक्विजिशन ऑफ रनिंग बिजनेस। तो इसके जो डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं उनको हमने कुछ इन 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। या आप मेंटेन करना चाहते हैं प्रॉफिट्स को, आप एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, कुछ ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी मशीनरी लगाना चाहते हैं जिससे कि आपकी कॉस्ट सेव होगी, या कुछ इनटेंजिबल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। एक चीज समझिएगा, इनटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कुछ गुडविल मिल जाती है, लोगों की तरफ से आपके साथ सिंपथीज आ जाती हैं, या इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ लॉज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये वो इनटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं जो आपको हासिल होते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स
जो कि कैलकुलेट जो यूज़ किए जाते हैं फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स। ये कुछ 3 टेक्निक्स हैं जो आप लोग देखेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी इन टेक्निक्स को कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम पे बैक पीरियड की बात करते हैं। पे बैक पीरियड जैसा कि नाम से जाहिर है, और मैंने कहा है कि नाम में ही तो सब कुछ रखा होता है। पे बैक से मुराद होती है कि एक बिजनेस या एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको कितनी देर में अपना जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसके अंदर आपने किया वो रिकवर करके देती है, यानी कि कितनी देर में वो आपको उतने पैसे कमा देती है जितने पैसे आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं आपके सामने जी। एग्जाम्पल है, एक कंपनी इज प्लानिंग टू मेक ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100,000, 1 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो बिजनेस करना चाहता है, एंड एक्सपेक्ट्स टू हैव एन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ ₹20,000 पर एनम फॉर द नेक्स्ट 8 years। यानी कि अभी हम उसके ऊपर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और वो अगले 8 सालों तक हमें हर साल 20,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर रिटर्न हमें कमा के देगा। तो बेसिकली यहाँ पे 2 चीजें देखने वाली हैं। नंबर 1 इज कि ये जो 1 लाख रुपए हैं ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। ये वो पैसे हैं जो आपने उसके ऊपर लगाए हैं उस बिजनेस के ऊपर, ताकि आप वो बिजनेस या वो कैपिटल प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकें। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कैश आउटफ्लो होती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है जी। और इन कंपैरिजन टू दिस हमें 8 सालों तक 20,000 पर एनम की अमाउंट मिल रही है। ये जो 20,000 है ये अर्निंग है, यानी कि ये है जी इनफ्लो जो हमें यहां से मिल रहा है, कैश इनफ्लो फॉर द ईयर। नॉर्मली बिजनेसेस के अंदर सिंप्लिसिटी के पर्पसेस के लिए हम ये जो इनफ्लोज होते हैं इनको एट द एंड ऑफ ईयर रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो इनफ्लो है ये आपको मिल रहा है 8 सालों तक। तो इस प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो 8 years है। तो अगर आप गौर से देखें तो हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और हमें 20,000 रुपए फॉर 8 years यानी कि 160,000 जो है वो इससे रिकवर हुए। तो ये एक गुड प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जितने पैसे हमने लगाए उससे ज्यादा इसने प्रोजेक्ट ने पैसे हमें कमा के दिए। इन अदर वर्ड्स इस बिजनेस ने हमें 60,000 रुपए कमा कर दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये बिजनेस जो है अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी देर में रिकवर कर रहा है। तो अगर आप गौर से देखें कि लाख रुपया रिकवर करने में इसको कितना टाइम लगा है, तो हम बात करते हैं जी 20,000 पहले साल, 20,000 दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे और 5वें साल, यानी कि 5 years तक जब हमने इस प्रोजेक्ट को चलाया तो फिर इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हुई। इसे हम कहते हैं पे बैक पीरियड। तो इस बिजनेस की जो पे बैक पीरियड है वो कितना है जनाब, वो है 5 years। यानी कि इस बिजनेस के ऊपर जितने पैसे लगाए उसने 5 सालों में हमें रिकवर करके दे दिए। बहुत ही सिंपल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर तो आपके पास ये पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हो वो ये कि हर साल के आपके कैश फ्लोज जो हैं, कैश इनफ्लोज, वो इक्वल हो, वो सेम हो, तो आप बहुत ही सिंपल सा फार्मूला इसके ऊपर लगा सकते हैं। वो है जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल इनफ्लोज, ठीक है। आप जैसे ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर ईयर्स में आएगा। तो पे बैक पीरियड जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 100,000 डिवाइडेड बाय 20,000 एंड द आंसर विल बी 5 years। दिस इज योर पे बैक पीरियड। जब पे बैक पीरियड में हर साल आपको इक्वल पे आउट्स मिलते हैं, हर साल आपने इक्वल अमाउंट में कैलकुलेशन की है। लेकिन चीजें अगर इतनी आसान होती तो ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे होते, ये तो छोटी क्लासों में पढ़ चुके होते। थोड़ी सी चीजें आगे जाते जाते एडवांस होंगी। अनइक्वल एनुअल कैश फ्लोज अगर आपके पास हैं तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे पे बैक पीरियड को। कॉन्सेप्ट वही है, पर्पस वही है कि आप हर साल देखते जाएंगे कि कितना रह गया, कितना रह गया, कितना रह गया, और एंड पे जिस साल सारा का सारा रिकवर हो जाएगा वो साल हमारा
कंप्लीटेड ईयर कंसिडर किया जाएगा कि ये इस साल तक हमारा पे बैक पीरियड है। इस एग्जांपल को देखते हैं जी। 100,000 कैश आउटफ्लो होगा जी। पहले साल आपको 20,000 मिला, दूसरे साल 30,000, तीसरे साल 35,000, 25,000, 20,000 और 15,000, ये आपके कैश के इनफ्लोज हैं। आप एक चीज गौर से देखें कि हम जो कैश आउटफ्लोज हैं उनको माइनस के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मली ये एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड हो जाते हैं, इसलिए हमने ईयर्स के अंदर 0 लिखा है। ठीक है जी। तो ये जो ईयर 0 है इसका मतलब ये है कि एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हमें पहले साल में, बल्कि पहले साल के शुरू में ही हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है ताकि हम वो प्रोजेक्ट शुरू कर सकें। और उसके बाद हमें फर्स्ट ईयर में 20,000 का प्रॉफिट हुआ, सेकंड ईयर में 30,000 का हमें इसमें से बेनिफिट हुआ, थर्ड ईयर में 35, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसका जो तरीकाकार है वो बड़ा सिंपल है। हम बनाएंगे एक टेबल, उसमें हम लोग पहले कॉलम में ईयर्स लिखेंगे, दूसरे में कैश फ्लोज लिखेंगे और तीसरे साल में क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज लिखेंगे, यानी कि आज से पीछे जितने भी ईयर्स हैं उन सब की अब तक टोटल कितनी कैश फ्लोज हो गई हैं। और ये बड़ा आसान होता है, आप पहले कॉलम में तो वही लिख देते हैं जो साल की कैश फ्लोज हैं, यानी कि 100,000। दूसरे साल इसमें ये अमाउंट ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास माइनस में 80,000 रह जाएगा। तीसरे साल में आप इसमें ये अमाउंट ऐड करके इधर लिखेंगे तो ये आपकी माइनस में 50,000 रह जाएगा। 80,000 माइनस का उसके अंदर 30,000 ऐड करेंगे तो 50,000 रह जाएगा। और उसके बाद इसमें 35 ऐड करेंगे तो माइनस का 15,000 रह जाएगा और इसमें 25 ऐड करेंगे तो प्लस का 10,000 हो जाएगा और इसी तरह से ये 30,000 हो जाएगा। तो हर साल हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाली अमाउंट में करंट ईयर की अमाउंट ऐड करके लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक कैश फ्लोज बना रहे हैं जिसे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज कहते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जमा किया हुआ ऊपर वाला सारा। ठीक है जी। तो ये 45,000 जो है ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो अगर आप गौर से देखें तो वो कौन सा ईयर है जिस साल हम नेगेटिव से पॉजिटिव में चले गए, वो है 4th ईयर। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और ये डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा, या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअल इन रियल लाइफ। वो ये कि हमारे जो कैश फ्लोज हैं, जो इनफ्लोज हैं, वो साल के एंड पे हमने रिकॉर्ड करने हैं या इवनली ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड करने हैं। फर्ज करें कि मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैंने साल के एंड के ऊपर कैश फ्लोज जो है, मैं कहता हूं कि जो 25 का 25,000 ये साल के एंड पे हमें मिला है। तो ये जो 25,000 साल के एंड पे मिला है, इसका मतलब ये है कि हमने साल के बिल्कुल एंड पे, 4th ईयर के बिल्कुल एंड के ऊपर इस अमाउंट पे पहुंचे हैं कि भाई अब हमारा जो कैश फ्लोज हैं वो हमारी पॉजिटिव हो गई। तो हमारे पास दो अजम्पशंस हैं। एक अजम्पशन तो ये है कि हम कहते हैं कि हमारे कैश फ्लोज हैं वो अराइज होते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। ये नॉर्मली क्वेश्चन में बताया गया होता है कि कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ ईयर अराइज होते हैं। अगर तो कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ ईयर अराइज होते हैं तो हम कहेंगे कि 4 ईयर्स में हमारा कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव हुआ, यानी कि 4 ईयर में हमारा पे बैक पीरियड है। तो अगर तो हमारा कैश फ्लो अराइजेज एट द एंड ऑफ द ईयर है, इसका मतलब यह है कि हमारा पे बैक पीरियड जो है दैट इज 4 ईयर्स। ठीक है जी। पे बैक पीरियड 4 साल है क्योंकि 4 साल चौथे साल में जाके हमारा ये पे बैक जो है ये पॉजिटिव हुआ है। दूसरी बात हम देखते हैं जी, अगर कैश फ्लो अराइजेज इवनली ड्यूरिंग द मंथ ड्यूरिंग द ईयर है, अगर तो ये अजम्पशन हो हमारी कि हमारे कैश फ्लोज जो हैं वो ड्यूरिंग द ईयर अराइज होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसकी मंथली बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, या इवन डेज की बेसिस के ऊपर ले जाएंगे। तो हम देखेंगे कि 4th ईयर के अंदर, ईयर 4 में हमें रिकवरेबल जो अमाउंट हमें चाहिए थी वो थी 15,000, लेकिन हमें रिकवर हुआ 25,000। तो चौथे साल के लिए कैलकुलेशन क्या थी, वो ये थी कि 15,000 हमने रिकवर करना था लेकिन 25,000 हमने रिकवर कर लिया। तो उस साल में ज्यादा पैसे हमने रिकवर कर लिए एज कंपेयर टू जो हमें चाहिए थे। तो अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे लिए एक फ्रैक्शन ऑफ द ईयर निकल आएगा कि 3 साल तो पूरे लग गए लेकिन चौथे साल में पूरा साल नहीं लगा, बल्कि उस साल के दौरान ही हमारा पे बैक पीरियड या पे बैक अचीव हो गया था। तो उसके लिए कैलकुलेशन क्या होगी, हम कहेंगे रिकवरेबल अमाउंट इन लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय रिकवर्ड अमाउंट इन लास्ट ईयर। तो अगर आप गौर से देखें तो लास्ट ईयर में रिकवरेबल था 15,000 और रिकवर हुआ 25,000, तो ये 3/5 यानी कि 60%, 0.6। तो हम ये कह सकते हैं कि पे बैक पीरियड को अचीव करने के लिए 3 साल तो पूरे लगे, 4th ईयर का भी 0.6
यानी कि 60% ऑफ द ईयर भी लग गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो पे बैक पीरियड है इस केस में वो क्या है जी, पे बैक पीरियड इज 3 साल तो पूरे और चौथे साल का 0.6 पार्ट, यानी कि 3.6 ईयर्स, ठीक है जी। तो पे बैक पीरियड के अंदर जो हमने एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो ये है कि हमारी एवैल्यूएशन करने का जो तरीकाकार है या अजम्पशन क्या है कि कैश फ्लो कैसे अराइज होता है। कैश फ्लो अराइजेज इवनली ड्यूरिंग द ईयर, तो हम लिखेंगे रिकवरेबल डिवाइडेड बाय रिकवर्ड, और इसमें हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आएगा। अच्छा, जब ये पॉइंट्स में आता है ना ईयर, इसका ये मतलब नहीं है कि ये 3 years and 6 months है, ऐसे नहीं करना है इसको। 3.6 years का क्या मतलब है? 3.6 years का मतलब है कि 3 साल पूरे और चौथे साल का 60%, ठीक है ना जी। तो अगर हम एक साल की बात करें तो उसमें 12 महीने होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा हमें इसको मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बनता है जी 3 + 7.2 मंथ्स, यानी कि 3 years + 7 months, तो ये 3 साल 7 महीने और उसके बाद 1 महीने का भी 20%, 7.2 का ये मतलब होता है। तो हम 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितने दिन बनते हैं, ठीक है जी। तो 3.6 ईयर्स का ये मतलब नहीं है कि ये 3 साल और 6 महीने हैं, इसका मतलब है कि 3 साल 7 महीने और कुछ दिन, ठीक है। तो जब डेसिमल्स में आता है तो 3.6 का मतलब है 3 साल और चौथे साल का 0.6, और अगर ये मंथ और ये डेज में कन्वर्ट करने के लिए कहे तो फिर आपको उसमें मंथ वाले फैक्टर को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसके बाद डेज वाले फैक्टर को डे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पे बैक पीरियड के अंदर डिफरेंट चीजें आपने ज़हन में रखनी है, वो हम इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे। कुछ ये 4-5 चीजें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। एनुअल कैश फ्लोज का क्या मतलब है? एनुअल कैश फ्लोज और प्रॉफिट में फर्क होता है जी। हमने पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन के लिए कैश फ्लोज लेने हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट मौजूद है तो हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट से कैश फ्लोज निकालने हैं। बेसिकली अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस हुई होती है, लेकिन क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है और इस तरह के कुछ और नॉन कैश जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें ऐड बैक करने पड़ेंगे प्रॉफिट के अंदर ताकि हम कैश फ्लोज पे पहुंच जाए। इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहली चीज ये चीज ध्यान में रखिएगा कि एनुअल कैश फ्लोज जो होते हैं उनको कैलकुलेट करना होता है। एनुअल कैश फ्लोज और प्रॉफिट में फर्क होता है, और उनमें फर्क किस चीज का होता है? नॉन कैश आइटम्स का होता है। नॉन कैश आइटम की सबसे बड़ी और सबसे मोटी एग्जांपल जो है वो डेप्रिसिएशन होती है कि हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जिसका कैश से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो हमारा एक्सपेंस है जो हमने अकाउंटिंग के लिए बनाया हुआ है। तो अगर कहीं आपको प्रॉफिट दिया गया हो तो आपने उसमें एड बैक कर लेना है डेप्रिसिएशन ताकि आप एनुअल कैश फ्लोज के ऊपर आ सके। दूसरी चीज ये है कि टैक्स की अगर कैलकुलेशन हो तो आफ्टर टैक्स वाले कैश फ्लोज लेने होते हैं, क्योंकि टैक्स आपका ख्याली एक्सपेंस नहीं होता, टैक्स वाकई ही एक एक्सपेंस होता है जो आपने पे करना होता है। तो अगर आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया हो तो आपने कैश फ्लोज के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली अमाउंट लेनी है, क्योंकि नेट एनुअल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स जो है उनको इस्तेमाल किया जाएगा। फिर अकरेंस ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज की बात हम पिछली स्लाइड पे कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द पीरियड का क्या मतलब है और इवनली ड्यूरिंग द ईयर का क्या मतलब है। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि कैश फ्लोज जो होते हैं अगर वो एट द एंड ऑफ द ईयर आ रहे हैं तो फिर हम कैश फ्लोज के अंदर जो हमारा जो पे बैक पीरियड का आंसर है वो फुल कंप्लीटेड ईयर आएगा। लेकिन अगर वो इवनली ड्यूरिंग द ईयर है तो हम उसको कम से कम मंथ वाइज तो जरूर कम कर लें। अगर हम ईयर डे वाइज उसमें नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है। नॉर्मली डे वाइज पे नहीं जाते लेकिन मंथ वाइज पे ले जाते हैं उसको, ताकि हमारा ज्यादा एग्जैक्ट आंसर आए पे बैक पीरियड का। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक चीज होती है जी, इसको समझ लें। देखिए मैंने एक मशीन लगाई तो ये मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। एक मशीन लगा ली, उस मशीन के ऊपर जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर ली, लेकिन उस मशीन में चलाने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे उसमें से कुछ चीजें परचेज करनी पड़ेंगी, मैंने कुछ बायर्स कुछ सप्लायर्स आइडेंटिफाई करने होंगे, उन सारे लोगों से मटेरियल परचेज किया, इन सारों के साथ मैं डेली बेसिस के ऊपर ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं, तो इनसे मेरा वर्किंग कैपिटल राइज होता है। वर्किंग कैपिटल बेसिकली अकाउंटिंग की टर्म है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो होती हैं जब आप उनको आपस में कंपेयर करते हैं तो वो आपका वर्किंग कैपिटल बनता है।
तो जो करंट एसेट्स हैं उनमें क्या क्या चीजें होती हैं, आपका रॉ मटेरियल, स्टोर स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, आपके शॉर्ट टर्म एडवांसेस, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस तरह की चीजें होती हैं, आपके रिसीवेबल्स होते हैं। और करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपकी क्या चीजें होती हैं जी, आपके पेबल्स होते हैं और इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपने वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करनी है। वो नॉर्मली आपको ये कहता है कि भाई वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इतनी है, तो वो बहुत ही ईजी बात है कि फर्ज करें कि उसने हमें कहा है कि जी 1 लाख रुपए की मशीनरी लगाई और 10,000 रुपीज जो है ये हमारा वर्किंग कैपिटल है जो हमने वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है। तो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इनिशियल आउटले के अंदर ऐड कर दें, क्योंकि 1 लाख रुपए की मशीन लगी है और उस मशीन को चलाने के लिए 10,000 रुपए का आपका रॉ मटेरियल और इस तरह की चीजें आई हैं, तो वो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर शामिल हो जाएंगी। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके सारे रिसीवेबल्स पेबल्स आपको एडजस्ट करने होते हैं, आपने सारे पेबल्स को पे करना होता है, रिसीवेबल सारे आपके अल्टीमेटली आपके पास आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट लाइफ आपको रिकवर हो जाती है। तो जो 10,000 आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया है वर्किंग कैपिटल में वो आखिर में आपको रिकवर हो जाएगा। यानी कि आपने एक तो वर्किंग कैपिटल को इनिशियल आउटले के अंदर ऐड करना है, दूसरा आपने उसको लास्ट ईयर के कैश फ्लोज में भी ऐड करना है। दो जगहों पे ऐड होगा ये आपकी पेबैक पीरियड की कैलकुलेशन के लिए। फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे इस एग्जांपल में अगर वो हमें कहता है कि भाई एक 10,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है, तो हम कहेंगे कि पहले साल के जो कैश फ्लोज हैं वो 1,10,000 रुपए हैं, क्योंकि 10,000 रुपए की इसमें वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है। और फिर क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द पीरियड लास्ट ईयर में रिकवर हो जाएंगे, तो आखिरी साल हमारा 15 नहीं बल्कि 25,000 की इन्वेस्टमेंट है। तो पहले साल हमने 10,000 रुपए ऐड करने, यानी कि वो 10,000 रुपए से बढ़ जाएगी, और आखिरी साल भी हमने कैश इनफ्लोज के अंदर 10,000 रुपए ऐड करने, क्योंकि एंड पे वो हमें रिकवर हो जाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो बेसिकली हमारा इन्वेस्टमेंट होती है रॉ मटेरियल के अंदर, हमारे सप्लायर्स के साथ, हमारे कस्टमर्स के साथ, इस तरह की चीजों के अंदर जो भी हमारा कैश फंसा होता है मार्केट में, बेसिकली वो वर्किंग कैपिटल होता है। इसके बाद कभी कभार कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको ये भी बताएगा कि भाई हमने जो एसेट परचेज किया था उसको हमने एंड पे डिस्पोज कर दिया है, यानी कि इसी एसेट की अगर हम बात करें कि 1 लाख रुपए का हमने परचेज किया था, ये वाला एसेट वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी, और इसके बाद हमने इसको आखिरी साल के बाद इसको 30,000 रुपए का ये भी डिस्पोज ऑफ कर दिया है। तो जो आखिरी ईयर के बाद में एंड पे जो हमारा फाइनल डिस्पोजल का कैश इनफ्लो होता है उसको भी हम प्रोजेक्ट की कैश फ्लोज के अंदर कंसिडर करते हैं, ताकि हम लोग ये देख सकें कि उसका एक्चुअल में हमें इनफ्लो कितना है। ये जो मशीन हमने लगाई है वो स्क्रैप में भी बिक सकती है, या वो मशीन हम किसी और को बेच देंगे सेकंड हैंड मशीनरी करके। तो इन दोनों केसेस के अंदर पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन के अंदर आपकी ये वाली चीज भी कैलकुलेट होगी। तो मैं समराइज करता हूं जी, जो चीजें हमने कंसिडर करनी है वो ये है कि एनुअल कैश फ्लोज जो है और एनुअल प्रॉफिट्स, इन दोनों में फर्क होता है। बेसिकली इन दोनों में फर्क नॉन कैश आइटम्स का होता है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी डेप्रिसिएशन है। तो अगर डेप्रिसिएशन वगैरह दी गई है और आपको एनुअल प्रॉफिट्स दिए गए हैं तो आपने उसको ऐड बैक करना है। दूसरी चीज ये है कि पे बैक पीरियड में नेट एनुअल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स लिए जाते हैं, क्योंकि टैक्स हमारा एक्सपेंस होता है, ये हवाई ख्याली एक्सपेंस नहीं होता, ये एक्चुअली में एक्सपेंस होता है जो हमने पे करना होता है। एनुअल कैश फ्लो जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर भी राइज हो सकते हैं या इवनली ड्यूरिंग द ईयर भी राइज हो सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा, अगर क्वेश्चन के अंदर ना बताया गया हो तो फिर आपने इवनली ड्यूरिंग द ईयर वाली चीज को कंसिडर करना है, ठीक है। यानी कि जिसमें आप मंथ वाइज पे बैक पीरियड भी निकाल के दें कि भाई 3 साल और 6 महीने हमारा, या 3 साल 7 महीने हमारा पे बैक पीरियड है। तो हमें अगर क्वेश्चन में ना बताया गया हो तो हम एक्चुअली ये अपनी डिफॉल्ट सेटिंग रखेंगे कि पे बैक पीरियड जो है वो इवनली ड्यूरिंग द ईयर अराइज होता है मंथ वाइज। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर आ जाए तो आपने उसको इनिशियल आउटले के अंदर भी ऐड करना है और लास्ट मंथ के कैश फ्लोज में भी उसको ऐड करना है, 2 जगहों पे इंपैक्ट होगा उसका। इसी तरह से एसेट अगर डिस्पोज होता है तो उसकी जो हमारी डिस्पोजल वैल्यू है, जिस अमाउंट पे वो डिस्पोज हुआ है, वो भी लास्ट ईयर के कैश फ्लोज में एज एन इनफ्लो ट्रीट की जाएगी। अच्छा, अब जरा ये इवैल्यूएट करते हैं कि हम लोगों ने जो पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया इसको हम डिसीजंस के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ द प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड इज लेस देन और इक्वल टू एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड, जब हम लोग डिसीजन ले रहे हैं तो उस वक्त हम सोचते हैं कि यार हमारा ख्याल ये है कि हम इतनी देर के प्रोजेक्ट के पे बैक वाले को हमें शुरू करना चाहिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए जिसका पे बैक पीरियड ज्यादा से ज्यादा 4 साल हो, इससे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना चाहिए। ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, डिसीजन मेकर्स की मर्जी होती है कि वो कितनी जल्दी अपना प्रॉफिट या कितनी जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करना चाहते हैं। तो अगर आपका पे बैक पीरियड ज्यादा है,
आपका एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड ज्यादा है और आपके बिजनेस का जो चीज आप एवेल्युएट कर रहे हैं उसका पेबैक पीरियड कम है, तो बिल्कुल आप उसको शुरू करें आपकी मर्जी के मुताबिक। यानी कि आपको लगता है कि यार कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जो 5-1 साल में हमें पेबैक दे दे, और ये वाला जो प्रोजेक्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले एवेल्युएट किया है ये हमें कोई 3 साल और 7 महीनों में पेबैक दे देता है, तो इसका मतलब अच्छी बात है, इसको शुरू कर लेना चाहिए। लेकिन फर्ज करें कि अगर आपकी ये सोच है कि यार कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए जो 3 साल में पेबैक कर दे, और आपका ये वाला जो प्रोजेक्ट जो भी हमने वैल्यूएट किया है ये 3 साल और 7 महीने में पेबैक कर रहा है, तो दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, ये हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर तो हमारा पेबैक पीरियड एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड के अंदर है तो हम उसे कहेंगे कि यस ये काम कर सकते हैं। इस रूल को हम कहते हैं फिजिबिलिटी रूल। फिजिबिलिटी रूल कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि हम एवेल्युएट कर रहे हैं कि एक बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सिंगल बिजनेस डिसीजन कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं, ये पेबैक पीरियड के अंदर इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपने अपना एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड कितना बनाया हुआ है। अच्छा, अगर तो आप दो बिजनेसेस आपस में कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम लोग कंपैरिजन रूल कहते हैं, कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं दो बिजनेसेस का आपस में कि किस तरीके से आप इन दोनों में से कोई एक चूज करना है तो आप कैसे करेंगे। इनके लिए ना दो बिजनेसेस के केस में एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का वर्ड अक्सर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। आपने ज़हन में रखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक बिजनेस ये सेपरेट है, एक ये सेपरेट है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। इसको शुरू करने से इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, इसको शुरू करने से इस पर कोई इंपैक्ट नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और हमने उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो हम कंपेयर करेंगे और जिसका पे बैक पीरियड छोटा होगा, शॉर्टर पे बैक पीरियड होगा, उसको हम चूज कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि उससे हमें जल्दी पैसे रिकवर हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात। तो अब जरा इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं जी। 3 प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट ए, बी और सी। इन तीनों प्रोजेक्ट्स का पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। हमने जो चीजें पढ़ी हैं अभी तक उन सब की एक बड़ी जबरदस्त, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है। अगर हम पहले बिजनेस की बात करें प्रोजेक्ट ए की, तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 मिलियन की, ठीक है जी। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 5 मिलियन की और इसके कैश फ्लोज हैं 100,000 पर ईयर के, 1 मिलियन पर ईयर के, और 8 साल तक ये बिजनेस जो है वो हमारा चलेगा। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो हमने पहली जो टाइप पढ़ी थी कि जिसमें इक्वल कैश फ्लोज हर साल बनते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो कैलकुलेशन थी वो बहुत इजी थी। हम कहते थे भाई कि हमारा जो फॉर्मूला है वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोज। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 5 मिलियन की, एनुअल कैश फ्लोज है 1 मिलियन के, तो हमारे पास जो इसका पे बैक पीरियड बनेगा जनाब वो बनेगा 5 इयर्स, और 8 साल तक ये बिजनेस जो हमें प्रॉफिट देगा। इसका मतलब ये है कि इसमें पे बैक आ जाएगा। अगर फर्ज करें कि यहां पे लिखा होता है कि इसकी लाइफ है 3 साल और हम कहेंगे 5 साल में पे बैक पीरियड आएगा, फार्मूला लगा दिया आंखें बंद करके, तो गलती हो जाएगी। हमने ये देखना है कि क्या जो पे बैक पीरियड बन रहा है क्या उसकी प्रोजेक्ट की इतनी लाइफ भी है कि नहीं। तो यस, इस प्रोजेक्ट की इतनी लाइफ है कि ये 8 साल तक चलेगा और हमारा 5 साल में पे बैक आ रहा है। दूसरी बात करते हैं जी, प्रोजेक्ट बी। एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख की करनी पड़ेगी और इसके प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। तो आपके ज़हन में फौरन से आना चाहिए कि हमने बात की थी कि प्रॉफिट्स नहीं यूज करने, कैश फ्लोज यूज करने हैं, और प्रॉफिट और कैश फ्लोज में सबसे बड़ा और मोटा डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन का होता है। तो हमने डेप्रिसिएशन इसमें इन प्रॉफिट्स के अंदर ऐड बैक करनी है। हर साल का प्रॉफिट दिया हुआ है और हमने डेप्रिसिएशन इन प्रॉफिट्स के अंदर ऐड बैक करनी है। अब डेप्रिसिएशन हमारे पास नहीं है, इस केस में हम ये अजम्पशन ले लेंगे। मैं आपको बता देता हूं, ये अजम्पशन हम लोग यहां पे लेंगे क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम ये कर लेते हैं कि जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 2 मिलियन और एक मशीन आ रही है जिसकी बेसिस के ऊपर हम 5 साल जिसको चला सकेंगे। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है सारी की सारी, उसको आप समझ लें कि एक एसेट है और जितने साल तक उससे कैश इनफ्लो आ रहा है वो उसकी यूजफुल लाइफ है। और अगर इन्होंने ये दिया हो कि मशीन एंड पे बेचने से हमें इतनी रीवैल्यू वो मिलेगी, रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी, तो आप उसको रेजिडुअल वैल्यू रख लें। और अगर डेप्रिसिएशन का नहीं बताया हुआ तो स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल होगा। तो हमारी इसकी हर साल की जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट होगी जी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2 मिलियन का एसेट है और इसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, क्योंकि इसके कैश फ्लोज हमें 1, 2, 3, 4 और 5 सालों तक आ रहे हैं, ये लिखे हुए हैं, ठीक है।
तो इसकी जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रेजिडुअल वैल्यू इसकी 0 है, तो मैं -0 लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि रेजिडुअल वैल्यू माइनस करनी है। ये मैं तब बता रहा हूं जब इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। नॉर्मली क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी होती है क्योंकि हमारे एग्जामिनर को पसंद है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा वर्किंग्स आपसे करवाए। तो 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब ये है कि 0.4 मिलियन इज द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये भी मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन मेथड ना बताया गया हो तो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करते हैं, हमने अकाउंटिंग में भी पढ़ा। तो अब जरा देखिएगा कि सारे प्रॉफिट्स के अंदर हमें, हर साल के प्रॉफिट्स के अंदर हमें ये डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी पड़ेगी, तो जिससे हमारा कैश फ्लोज फॉर द ईयर आ जाएंगे। तो अगर हम बात करें ईयर 1 की, इसी तरह से 1 2 3, पहले हम ईयर 0 से स्टार्ट करते हैं जी, क्योंकि अनइवन कैश फ्लो से हमें टेबल बनाना पड़ेगा 4 और 5। ईयर 0 के ऊपर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? 2 मिलियन की। अब अगर हम लोग हर साल के इनफ्लोज की बात करें तो वो कितने होंगे जी? पहले साल आपका 200,000 का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें हमने डेप्रिसिएशन 400,000 की ऐड करनी है, तो हमारे पास 600,000 पहले साल का इनफ्लो आएगा। अब ये बहुत सारे जीरोस में नहीं लिखूंगा। सेकंड ईयर में 400,000 का आपका प्रॉफिट है, लेकिन डेप्रिसिएशन भी आपने 400,000 इसमें ऐड बैक करनी है, क्योंकि हर साल की डेप्रिसिएशन सेम है, तो 800,000 जो है ये आपकी टोटल कैश इनफ्लो हो जाएगी ईयर 2 के अंदर। ईयर 3 के अंदर 200,000 आपका प्रॉफिट है और 400,000 का आपका डेप्रिसिएशन है, तो 600,000 की आपकी ये कैश इनफ्लो आएगी। तो ये तो अब आपके सारे हो गए कैश फ्लोज। तीसरी कैलकुलेशन हमने टेबल के अंदर क्या करनी होती है, हमने ये वैल्यूएट करना होता है कि अब हम इसमें क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बनाएंगे। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज के अंदर ईयर 0 के अंदर तो हमारे पास 2 मिलियन यानी कि 2000 केस की आउटफ्लोज है जी। इसके बाद आपको पहले साल में जो कैश इनफ्लो रिकवर हुए वो 600,000 के थे, इसका मतलब है कि 1400,000 के आपके पास क्यूमुलेटिव नेगेटिव कैश फ्लोज रह गए पहले साल के एंड पे। दूसरे साल आपको 800,000 के कैश फ्लोज रिकवर हुए, तो आपके पास 600,000 नेगेटिव रह गए, क्योंकि हमने 14 में 800 ऐड करके इधर लिखना होगा। तीसरे साल के एंड पे आपको 600,000 जो है वो पूरा का पूरा रिकवर हो गया, और तीसरे साल के एंड पे आपके कैश फ्लोज हो गए नील, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज नील हो गए, जीरो हो गए। जब आप जीरो लिखते हैं ना तो कोशिश क्या करें कि जीरो की जगह नील लिख दिया करें, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमारा जो पे बैक पीरियड इस दूसरे प्रोजेक्ट का बना है, प्रोजेक्ट बी का, वो कितना बना है जी? तीसरे साल के बिल्कुल एंड पे हमारे सारे कैश फ्लोज जो है वो रिकवर हो गए। अगर तो आपका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का अमाउंट बैलेंस जीरो आ जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैश फ्लोज जो है वो ईयर एंड पे रिकॉर्ड करते हैं या इवनली ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड करते हैं, दोनों केसेस में आपका आंसर सेम ही होगा। तो इस वक्त जो हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट है, इसकी जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है जी, इसका पे बैक पीरियड 3 इयर्स है। अच्छा, आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट सी की बात करते हैं। प्रोजेक्ट सी जो है इसमें सीधे सीधे उसने आपको कैश फ्लोज दिए हुए हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईयर 0 के ऊपर होगी जी, और कैश फ्लोज आपके ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 के ऊपर है। तो हमारे पास क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज जो हैं वो इधर आएंगे। पहले साल 0 ईयर के एंड के ऊपर जो है वो 4 मिलियन के आपके नेगेटिव कैश आउटफ्लोज हैं। पहले साल आपको 800,000 के रिकवर हुए, तो इसका मतलब है कि 3200 के रह गए आपके पास। फिर 1200 1200,000 के आपके पास रिकवर हुए, तो ये जनाब 2000 केस रह गए आपके पास, ठीक है जी। फिर इसके बाद तीसरे साल में 1000 मजीद रिकवर हो गया जी, तो आपके पास 1000 के रह गए नेगेटिव, ठीक है। और चौथे साल में आपके पास 2000 केस यानी कि 2 मिलियन की रिकवरी हुई। आपने रिकवरी करनी थी 1 मिलियन की, तो आपके इस साल जो है ना वो पॉजिटिव 1000 के जो है वो आ गए ईयर 4 के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, ईयर 4 के अंदर आगे आपके पास पॉजिटिव कैश फ्लोज, इसका मतलब ये है कि ईयर 3 तो पूरा लगा है और ईयर 4 का भी कुछ पार्ट लगा है आपके कैश फ्लोज को नील के बाद पॉजिटिव करने में। तो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से हम करेंगे, हम कहते हैं भाई रिकवरेबल अमाउंट 1 मिलियन की और रिकवर्ड हुई जी 2 मिलियन,
तो इसका मतलब है कि आंसर आया 0.5। तो अगर आप इसको एवेल्युएट करना चाहें, इसको इंटरप्रेट करना चाहें, तो आपका जो पे बैक पीरियड बनता है ईयर 3 पूरा लगा और ईयर 4 का भी 0.5 लगा, तो हम कहते हैं कि 3.5 ईयर्स 3.5 ईयर्स जो है ये आपके लग गए। या अगर आप इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.5 को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आंसर आएगा जी 6। तो हम कहेंगे कि 3 ईयर्स और 6 मंथ्स जो हैं ये आपके लगे फॉर पे बैक। तो हमारे पास तीनों पीरियड्स का पे बैक आ गया है। पहले प्रोजेक्ट का पे बैक है 5 साल, दूसरे प्रोजेक्ट का पे बैक है 3 साल और तीसरे प्रोजेक्ट का पे बैक है 3 साल 6 महीने। ठीक है जी, कि सबसे कम जो पे बैक पीरियड है वो है प्रोजेक्ट बी का। प्रोजेक्ट बी जो है ये सबसे अर्ली हमें हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर करके देता है। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर पे बैक पीरियड।